हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से प्रतिस्पर्धा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं और अपनी एसएससी जीडी की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज जो है वो चल रही है, जिसके क्वेश्चन अपन कर रहे थे और 10 क्वेश्चन लास्ट क्लास में अपन पढ़ चुके थे और अब 11 नंबर क्वेश्चन से अपन पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक जरूर कर देना भाई, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर अपन आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि अपन 10 नंबर तक लास्ट क्लास में, अगर आपने पिछली वीडियोस अगर नहीं देखी है तो पिछली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ना वहीं से आपको सारी चीजें समझ में आती है लास्ट वीडियो। और ये क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको कीजिए भाई आप लोग। इन ए बैग white marble and red marbles are in the ratio of 3:5. If the number of red marbles are 150, then how many white marbles are there? बहुत आसान सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्योंकि कई बार क्या बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि पता नहीं क्या अटपटा सा क्वेश्चन आ गया। एक थैले में सफेद मार्बल और लाल जो है मार्बल का अनुपात जो आपको दिया हुआ है, कंचे नहीं मार्बल, इसका जो रेशियो 3:5 है और लाल जो मार्बल है उसकी संख्या कितनी है 150। तो आप ये देखो ना कि जो सफेद पहले लिखा हुआ है, लाल बाद में, यानी कि व्हाइट और रेड, अगर मैं यहाँ से रेशो देखूं मार्बल का तो 3:5 है, जबकि क्वेश्चन में जो रेड मार्बल्स है उनकी संख्या है कितनी 150। तो आपको रेशो में सिर्फ कंपैरिजन करना आना चाहिए। जो क्वेश्चन लिखा हुआ था मैंने लिख दिया। आप यहाँ से देखो रेड आपके हिसाब से कितने 5, तो आप कहोगे कि क्वेश्चन वाली वैल्यू ऊपर, अपनी वाली नीचे, और इंटू कर देंगे जिसकी वैल्यू पूछी है। टोटल पूछ रहा है या व्हाइट मार्बल, व्हाइट की पूछे तो व्हाइट इन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो व्हाइट मार्बल्स आपको पता चल जाएंगे। 5 से 30 टाइम, 30 × 3 कितना हो जाएगा 90, 90 मार्बल्स आ जाएंगे। ये अपना आंसर हो जाएगा। कंचे नहीं भाई, मार्बल्स है ना, ये कंचे कैसे आ गए, कंचे मार्बल्स की बात कर रहे हैं पर, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था, रेशो का सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना, ध्यान रखना। सारे ही ऐसे क्वेश्चन नहीं करने हमें जो बिल्कुल ही बहुत ही ऐसे क्वेश्चन भी करते हैं, फिर इस तरीके का आसान क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन देखो, फिर से एक आसान सा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। द रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज गिवन एज 3:4:8। व्हाट इज द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 एंगल्स। एक त्रिभुज के कोणों की माप का अनुपात आपको दिया हुआ है 3:4:8 है, और तीनों कोणों में सबसे छोटे जो कोण है उसका मान आपको बताना है क्या होगा। एक बात मुझे बताओ, कोई भी ट्राइंगल आप लोग बना लीजिए, कोई भी त्रिभुज आप लोग बना लीजिए, इसके तीनों एंगल्स की आपको मेजर दी हुई है, माप दी हुई है इस रेशो में 3:4 रेशो। तो रेशो को आप लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि भाई ये 3x है, ये 4x एंगल है और ये 8x है। और आप जानते हो कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, बताओ। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, बताइए। जहां पर भी आप बैठे हो इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप कहोगे सर 180 डिग्री होता है। ये तो पता होगा ना, नहीं पता तो भी आप याद कर लेना भैया ना। तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 3x + 4x + 8x इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो सभी को ऐड करोगे यहां से, तो 15x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 अपॉन में 15, तो ये आ जाएगी 12। x की वैल्यू 12 डिग्री आ चुकी है यहाँ से, और जैसे x की वैल्यू आ गई तो सबसे छोटे कोण का, सबसे छोटा कोण वो होगा जिसके सबसे छोटा अनुपात है। तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट एंगल जो होगा वो क्या होगा बताओ भाई। 3x की वैल्यू पूछिए, x का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 डिग्री, ये अपना आंसर हो जाएगा। 36 डिग्री ये अपना आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन अपना सही आंसर। इसमें सिर्फ इतना याद रखना था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए थी बस, और कुछ नहीं करना था। तीनों एंगल्स को जोड़ दिया, 3, 4 और 8, 15 की वैल्यू 360, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 आ जाएगी। सबसे छोटा पूछा तो 12 की वैल्यू बता दो, 12 इसकी 3 की 12 × 3 36। अरे समझ तो पा रहे हो, हाँ ना तो बोल दिया करो, आ रही है ना बात तो सारी समझ में। आसान सा क्वेश्चन था, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 पर चलते हैं। देखो फिर से यहाँ पर प्रोपोर्शन का सवाल आपके पास आ चुका है, और मैं आपको मीन प्रोपोर्शनल सिखा चुका हूँ लास्ट क्लास में निकालना, और मैं आपको यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना सिखा चुका हूँ। और अब ये क्वेश्चन जो आया, देखो इफ 80 इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू
10, 16 एंड x, देन द वैल्यू ऑफ x इज। अब देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए आपको कभी भी ध्यान रखना 3 वैल्यू देता है a, b और c। तो आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर कभी भी निकालना है तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। a, b, c 3 वैल्यू गिवन होगी तो a, b, फिर प्रोपोर्शन का साइन, फिर c और रेशो x। चौथे वाले को जो आपको निकालना होता है ना उसको x मान लेते हैं। लेकिन अब की बार अगर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखोगे, यदि 10, 16 और x ये 3 वैल्यू है और इनका चतुर्थानुपाती जो है वो 80 दिया हुआ है फोर्थ प्रोपोर्शनल, यानी कि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो आपको देखो a की वैल्यू 10 दी हुई है अनुपात, फिर b की वैल्यू 16 दी हुई है समान अनुपात, और तीसरा वाला c की वैल्यू x दी हुई है, और आपको चौथा अनुपात अब की बार निकलवाया नहीं, पहले से दे रखा है निकाल कर कि 80 है भाई, 80 है, तो आपको x का मान बताना है। तो ये आपको समझ में आ गया कि फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि या तो दे रखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कभी भी फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर निकालते हैं, चतुर्थानुपाती अगर कभी भी निकालते हैं, तो 3 वैल्यू आपके पास पहले से ही गिवन होती है और चौथी आपको निकालनी होती है, तो उसको अपन x मान लेते हैं। लेकिन अब की बार क्वेश्चन में 3 वैल्यू गिवन तो है, लेकिन तीसरी वाले को x मानकर जब गिवन है और बता दिया उसने कि फोर्थ प्रोपोर्शनल ये आ रहा है 80, तो फोर्थ की जगह पर 80 लिख दिया। ये पहले नंबर पर होता है तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ये सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती। द्वितीय अनुपाती का ही एक और नाम होता है मध्य अनुपाती। ठीक है, तो चलिए, तो यहां जैसे इस प्रोपोर्शन में जमा देते हो आप लोग, फिर इसके बाद करना आसान है, बाहर को बाहर से गुणा करते हैं 10 इंटू 80 करते हैं, और अंदर को अंदर से मल्टीप्लाई करते हैं 16 इंटू एक्स कर देंगे, तो 16 से कट जाएगा 5 बार, और 5 गुना 10 कितना हो जाएगा 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। यही अपना आंसर है, x की वैल्यू ही पूछी थी हमसे कितनी होगी, तो 50, ये अपना आंसर है, x इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो सवालों को देखकर घबराया मत करो आप लोग, घबराने से कुछ, डरा मत करो, घबराया मत करो, कोशिश किया करो बस करने की। चलो करो इसको। The monthly income of A and B are in the ratio of 3:5 and the ratio of their savings is 2:3. If the income of B is equal to 3 times of the saving of A, then what is the ratio of expenditure of A and B is? आपको बताना है A और B का जो एक्सपेंडिचर है, खर्च जो हो रहा है उसका अनुपात बताना है। क्वेश्चन में A और B की मासिक आय का अनुपात दिया हुआ है, उनकी बचत का अनुपात दिया हुआ है, और बताया गया है कि B की जो आय है वो A की बचत के 3 गुना के बराबर है। क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए देखो क्या कर दिया ये वाली बात, अभी मैं आपको समझाता हूं। देखो सबसे पहले आप यहां पर A और B के बारे में क्या क्या बातें लिखना चाह रहे हो वो लिख लीजिए। आप A और B के बारे में मंथली इनकम लिखना चाह रहे हो, मंथली इनकम, इसका रेशो लिखना चाह रहे हो, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 3:5, यानी A का अगर 3 है तो B का कितना है 5। ठीक है, और इनकी सेविंग का जो रेशो लिखना चाह रहे हो, सेविंग का यानी बचत का, ऐसे लिख रहा हूं सेविंग बचत का, तो ये 2:3 दिया हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर एक बात ध्यान से सुनना भाई, क्या ध्यान से सुनना, ये मंथली इनकम का रेशो, तो इनकम जो है अलग अनुपात में होती है, तो मैं यहां पर इसको इनकम को ऐसा मान लेता हूं कि ये 3x है और ये 5x है, और यहां सेविंग जो आपको दी हुई है ये अलग रेशो में होगी, इसलिए इसको मैंने मान लिया कि 2y और 3y है। ठीक है, सही है ना इतनी बात। तो इनकम जो है अलग रेशो में थे, 3x 5x मान लिया, सेविंग अलग रेशो में होगी तो यहां पर 2y 3y मान लिया। अब क्वेश्चन की कंडीशन पढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहा है कि यदि B की जो आय है, B की आय कितनी है भाई, B की आय मतलब आय 5x, ये कंडीशन जो बता रहा है उसको फॉलो कर रहा हूं। B की जो आय है वो A की बचत के, A की बचत, A की A ये रहा, बचत कहाँ है, सेविंग ये रही 2y, A की बचत के 3 गुना के बराबर है। B की जो इनकम है ना, पता है कितनी है, वो A का अगर सेविंग है उसको 3 से गुना करते हैं तब उसके बराबर दी हुई है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। B की आय, B और इसकी ये इनकम है, ये सेविंग है, लेकिन आय लेनी आय। A की बचत के,
ए की सेविंग के 3 गुणा के बराबर है। तो यहां से अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ 5x = 6y हो जाएगा, और x के अपॉन में y अगर निकालना चाहता हूं मैं, ये y उधर चला गया तो 5 6 के अपॉन में आ जाएगा। तो यहां से आप देखोगे कि जो यहां से क्या देखोगे कि x का तो यहां पर वैल्यू 6 आ गई और y की कितनी आ गई 5, यानी जो आपने रेशो माना था ना, तो आपको यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी कि क्या क्या होगी। जैसे यहां से क्या क्या पता चल जाएगी, यहां से पता चल जाएगा आपको कि 6 अगर रखते हो x की जगह तो a की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 18, और यहां पर अगर 6 रखते हो तो 30 हो जाएगी। यानी a की आय 18 रुपए है और b की 30 है, और y की अगर 5 रखते हो तो यहाँ 10 हो जाएगी सेविंग, और यहाँ 5 रखते हो तो 15 हो जाएगी। बताओ इतनी बात समझ में आ गई है। मैंने x और y की वैल्यू निकाल ली, जो कंडीशन दी हुई थी अपने आप ही निकल के आ गई। मैंने क्या निकाल लिया, अपने आप ही निकल कर आ गई। कंडीशन दी हुई थी तो x और y की वैल्यू आ गई, मैंने वहां रख दी, तो मेरे पास a की मंथली इनकम पता चल गई। मतलब a कितने रुपए कमाता है 18 रुपए, और बचत कितनी करता है 10 रुपए। तो खर्च कितना करता होगा वो, अगर a 18 रुपए कमाता है 10 रुपए की बचत करता है तो मुझे बताओ उसका खर्चा कितना होगा, 8 रुपए का होगा क्या। यहां से जो a का खर्चा है वो कितना होगा, एक्सपेंडिचर 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 रुपए होगा। बी की अगर मैं बात करूं मंथली इनकम 30 रुपए है और उसकी बचत 15 रुपए है। 30 रुपए कमाता है, 15 रुपए की बचत करता है, तो बताओ आप खर्चा कितना करता होगा, 15 रुपए का खर्चा करता होगा। आपसे इसी का ही रेशो पूछा है कि उनकी व्यय का अनुपात, एक्सपेंडिचर का रेशो बताओ, तो व्यय का 8:15, ये अपना आंसर आ जाएगा 8:15, बी ऑप्शन अपना आंसर होगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो बस इस तरीके से ये कंडीशन दी गई थी, इसमें कंडीशन से अपन ने सोल्व कर ली, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 कीजिए। देखो आसान क्वेश्चन है, इनको कोशिश किया करो करने की, बिल्कुल आसान। ये एग्जाम में इसी तरीके के जीडी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये एसएससी जीडी में जितने भी मतलब क्वेश्चंस आएंगे ना, वो बहुत बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। देखना दिल्ली पुलिस का आपने अगर पेपर देखा हो तो देखो कितना आसान को 15 के जिस बच्चे ने थोड़ा सा भी अगर पढ़ाई की होगी तो वो 15 में से 15 क्वेश्चन करके आ रहा था। रीजनिंग के फुल बटा फुल अटेम्प्ट करके आ रहा है। आप थोड़ी मेहनत तो करो, थोड़ा चलो तो सही, और साथ हम आपके खड़े हैं। फिर कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे यहाँ ऑफलाइन सेंटर पर आके मिल सकते हो। प्रतिस्पर्धा क्लासेस का जेल सर्किल बहरौल रोड पर आपको इसका ऑफिस है, यहीं हमारा सेंटर चलता है। तो आप आओ तो सही एक बार, मिलो फिर हमसे। चलिए यहां पर A:B:C दिया हुआ है 1/4, 1/3 और 1/2। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हमें जो रेशो है वो फ्रैक्शन में हमको बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। नहीं है तो इसका एलसीएम ले लो 4, 3 और 2 का 12 से मल्टीप्लाई कर दो सभी जगह। इधर भी 12 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई करो और इधर भी 12 से। तो 4 से 3 टाइम कट जाएगा, 3 से 4 टाइम और 2 से 6 टाइम। तो ABC का रेशो आ गया 3:4:6। अब आने के बाद क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है उसको अपन निकाल देते हैं। A/C, B/C और C/A, इसका रेशो पूछना चाह रहा है तो निकाल दो ना भाई, इसमें आराम से निकल जाएगा। A की वैल्यू कितनी 3, C की वैल्यू कितनी 6, ये लो। B की वैल्यू कितनी 4 और C की वैल्यू कितनी 6, C की वैल्यू कितनी 6 और A की वैल्यू कितनी है 3। ये आपसे पूछना चाह रहा है। लेकिन फिर से वही बात, रेशो देखो फिर से फ्रैक्शन में आ गया। हमको तो फ्रैक्शन पसंद ही नहीं है भाई। जैसे आपको कहीं पर भी बटा दिखे आप तो कह दो कि भाई हमको पसंद नहीं है तो हटाओ इसका। 6, 6 और 3, 6, 6 और 3 हटाने के लिए 6, 6, 3 का एलसीएम 6, 6 से प्रत्येक पद को मल्टीप्लाई कर दो। इसको भी 6 से, इसको भी 6 से और इसको भी 6 से। तो 6 से गुणा करोगे तो इधर 3, 6 से डिवाइड करोगे तो 4, 3 से अगर इसको डिवाइड करोगे 2, 2 × 6 12, 3:4:12। ये अपना आंसर आ जाएगा। देख लो किस ऑप्शन में है। किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब क्या गड़बड़ हुई है बताओ भाई। इसका मतलब क्या गड़बड़ हुई है 3:4:12। A, B और C क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या?
ये मुझे ऐसा लग रहा है कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, ये a बटा बी, b बटा सी और c बटा a होना चाहिए क्वेश्चन में। ये a बटा बी, b बटा सी और c बटा a होना चाहिए। चलो देखते हैं एक बार। a बटा बी, a की वैल्यू कितनी है 3, 3 अपॉन में 4, 4 अपॉन में 6 और 6 अपॉन में 3। जब इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम 12 से, तो 12 से जैसे ही गुणा करते हैं इसको, तो ये 12 से 9 आ जाएगा, 12 से गुणा करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। आ रहा है क्या ऑप्शन? 9, 8 और 24। हाँ बिल्कुल आ रहा है सी ऑप्शन। तो इसका मतलब ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ए बटा सी नहीं है भाई, ये ए बटा बी कर लेना इसका, ठीक है ना। इससे अगर आंसर निकालोगे तो ये भी सही है। अगर ए बटा सी, अगर ये क्वेश्चन होता तो ये भी ठीक है भाई। ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग में मिस्टेक है, ए बटा बी, बी बटा सी और सी बटा ए पूछा है, तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 यहां से रख दी, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 6 और ए की वैल्यू 3। तो जब इसका यहां से सोल्व करने के बजाय 4, 6 और 3, इसका एलसीएम 12, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 3 टाइम, 3 इंटू 3 9, 12 से मल्टीप्लाई करोगे 6 से 2 टाइम्स, 2 इंटू 4 8। ऐसे आप करके देखो, 3/4 इंटू 12 करो, 4/6 इंटू 12 करो, और यहाँ से 6/3 इंटू 12 करो। जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 3 टाइम, 3 इंटू 3 9, 6 से 2 टाइम करके देखा करो आप, 3 से यहाँ से 4 और 24, तो 9:8:24। तो ये अपना सी ऑप्शन आंसर हो जाए, ठीक है। तो ये आसान है ये क्वेश्चन इस तरीके से। आपको ये बात पता होनी चाहिए, फ्रैक्शन हमको पसंद है नहीं भाई। ये नहीं पूछा था क्वेश्चन में, ये पूछा था, थोड़ा सा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, थोड़ा देख ले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, देखो। एक हीरे का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक 14 ग्राम के हीरे का मूल्य 2560 रुपए है। यह हीरा 5:9 के अनुपात में 2 टुकड़ों में टूट जाता है। इसके टूटने के कारण कितने प्रतिशत की हानि हुई ये बताना है। दशमलव के 2 स्थानों तक सही उत्तर दीजिए, ये जरूरी है। The cost of a diamond is directly proportional to the square of its weight. The cost of 14 grams diamond is 2560. The diamond got broken down into two pieces in the ratio 5:9. How much loss percent is incurred due to this breakage? Correct to the 2 decimal places. एक हीरा जो है, देखो इसको समझना, इस लाइन को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ डायमंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। जो इसका वेट है ना उसके स्क्वायर के समान अनुपात में। यानी कहने का मतलब ये है कि यहां पर अगर हीरा अगर 5 kg का है ना भाई, अगर हीरे का वेट जो है, डायमंड का जो वेट 5 kg है, तो इसका जो प्राइस होगा ना भाई, वो पता है कितना होगा? वो 25 रुपये। ऐसा कहना चाह रहा है, स्क्वायर के बराबर। आगे बात समझ में? ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है इस तरीके से, अगर 10 किलो का हीरा है तो उसका वेट कितना है? 100 रुपए, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन में देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ ए 14 ग्राम्स डायमंड इज 2560। यानी कि डायमंड जो था ना आपका पहले कितने ग्राम का था? 14 ग्राम का था। तो आप मुझे बताओ इसकी कॉस्ट आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? आपके हिसाब से इसकी जो कॉस्ट होनी चाहिए, तो आप कहोगे कि अगर इस कंडीशन को पढ़ते हैं तो कॉस्ट जो है डायमंड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेट, तो इस वेट के स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए, यानी 14 के स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए थी, यानी 196 के बराबर होनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या? ये डायमंड गिर गया और टूट गया। डायमंड नीचे गिरा और टूट गया, किस अनुपात में? 5:9, 2 टुकड़ों में टूट गए। अब मुझे एक बात बताओ, देखो ये डायमंड नीचे गिरा, टूट गया, 2 टुकड़े उठा लिए मैंने हाथ में, एक इसमें एक इसमें, एक 5 ग्राम का एक 9 ग्राम का, ऐसा मान लेता हूँ। अब मुझे बताओ इनका जो, अगर 5 ग्राम वाले की अगर मैं बात करता हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से, तो इसका जो प्राइस होगा यहाँ से, या इसकी जो कॉस्ट होगी, बताओ भाई मुझे वो कितनी होगी? इसकी कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी? तो आप कहोगे सर कॉस्ट जो है इसके स्क्वायर कर दो आप, ये तो कहोगे। और यहाँ से इसकी कॉस्ट कितनी होगी? आप कहोगे सर इसको भी स्क्वायर कर दो। 9 का स्क्वायर 81 और यहाँ से 5 का स्क्वायर 25, तो स्क्वायर करेंगे तो ये इसकी कॉस्ट, यानी अब टूटने के बाद इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? आप कहोगे सर 6 और यहाँ से इतना आ जाएगा 10, 106 आएगी। पहले जब हीरा एक सिंगल पीस में था तो इसकी कॉस्ट आ रही थी 196, क्योंकि 14 ग्राम का था। अब टूट के 2 टुकड़ों में हो गया तो अब इसकी कॉस्ट आ रही है 106। तो मुझे बताओ टूटने के बाद कुछ तो नुकसान हुआ है इसकी कॉस्ट में,
और क्या नुकसान हुआ है, यहां से आप देखोगे जो लॉस हो रहा है ना 196 और 106 को माइनस करेंगे तो 96 रुपए का लॉस हो रहा है। उसकी वैल्यू की जरूरत नहीं है आपको एक्चुअल वैल्यू से कंपैरिजन करना, क्योंकि परसेंट में जब पूछता है तो रियल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप देख लो ना परसेंटेज लॉस जो है वो कितना हो रहा है, वो निकाल लो यहाँ से भाई। परसेंटेज लॉस जो हो रहा है वो अपन देखेंगे, लॉस तो हो रहा है 96 का, पहले कितना था 196, इससे हो रहा है। और परसेंट निकालने के लिए आप ये बात जानते हो कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 96 ग्राम का या 96 रुपए का जो लॉस हो रहा है वो 196 पर हो रहा है और इनटू करते हैं 100 से। इसको सोल्व करेंगे अपन, तो सोल्व करने पर जो अपना आंसर आ जाएगा तो ये ऑप्शन आ जाएगा 45.92%। सोल्व कर लेना अपना आंसर, तो इतना तो सोल्व कर ही सकते हैं अपन। सी ऑप्शन अपना एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा सवाल में जैसा लिखा हुआ है वैसे मैंने कर दिया। 14 ग्राम का हीरा है और उसका जो प्राइस है उसका स्क्वायर के बराबर है, तो स्क्वायर 196। अब टूट गए दो टुकड़ों में, एक 5 ग्राम का है, एक 9 ग्राम का है। तो अब यहाँ से अपन ने देखी इसकी कॉस्ट क्या होगी, 25 होगी और यहाँ से 81 होगी, यानी 106 हो जाएगी। पहले 196 का था हीरा, अब 106 का हुआ टूटने के कारण, 96 का लॉस हो गया, 106 पर इंटू 100 कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन कीजिए 17। क्वेश्चन नंबर 17। The ratio of present age of a mother to that of the daughter is 7:1. After 5 years the ratio becomes 4:1. What is the difference? देखो रेशो का ये क्वेश्चन बिल्कुल रेशो का यही वही क्वेश्चन है जैसे अभी मैंने आपको सिखाया था। मदर है और इसकी डॉटर है, लास्ट क्लास अगर आपको याद हो तो 7:1 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आफ्टर 5 years रेशो कितना है, 4:1 है। ये तो आपसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये तो प्रेजेंट एज का रेशो दिया हुआ है और ये आफ्टर 5 years दिया हुआ है, आफ्टर 5 years। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मदर जो है 7 की है तो बाद में 4 की हो रही है, गैप कितने का, 3 का, यहाँ 0। गैप समान होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो उनका गैप समान होना चाहिए। अगर गैप समान नहीं है तो गैप समान बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, यहाँ से देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, आप कहोगे सर 6 का आ रहा है। यहाँ से देखो डिफरेंस कितने का, 3 का। तो 3 से तो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और 6 से नीचे, तो नया रेशो जो आएगा ना उसको लेकर चलते हैं। जैसे यहाँ पर आपका अगर मैं बात करूं प्रेजेंट एज का जो नया रेशो है वो क्या आ जाएगा बताओ भाई। 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 21 और ये कितना आ जाएगा 3, और 6 से नीचे वाले रेशो को मल्टीप्लाई करोगे तो 24 और ये आ जाएगा कितना 6। ठीक है, ये 24 है भैया ना, ये क्या है 24 और ये किसका रेशो है आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years ये रेशो आ गया। अब मुझे एक बात बता दो यहाँ से, क्या ये रेशो आपको देखो लास्ट क्लास अगर आपने सही तरीके से देखी हो तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी इस तरीके से है तो क्वेश्चन ये एज का, लेकिन रेशो ही इसमें लग रहा है कि कभी भी मदर की मैं बात कर रहा हूँ आज 7 साल की, तो 5 साल बाद इसके 7 से ज्यादा आनी चाहिए थी। यानी कि यहाँ पर जो गैप है और ये भी 5 साल के बाद गैप उतना अलग ही आना चाहिए था। जैसे यहाँ पर अगर मान लो 3 का गैप आ रहा तो यहाँ भी 3 का होना चाहिए था, लेकिन गैप समान नहीं है और वैसे भी ये ज्यादा ही आना चाहिए था आफ्टर 5 years देख रहे हैं। तो जब गैप कभी भी समान ना हो तो समान कभी भी ऐसे रेशो को समान कहीं पर भी आए, ऐसे रेशो को समान बनाने के लिए क्या करते हैं अपन, इनका डिफरेंस लिया 6, इन दोनों का डिफरेंस 4 और 1 का 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 6 से नीचे, 3 से ऊपर गया तो 21 और 3 से 1 को 3, तो ये आ गई ये वाला रेशो, अब ये लिख दिया और 6 से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 और 6 आ जाए। अब देख लो आप गैप 21 और 24 में कितने का गैप आ रहा है, 3 का, और 3 और 6 में कितने का आ रहा है, इसमें भी 3 का आ रहा है, गैप समान आ रहा है। यहां तो 3 साल 3 का गैप आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 साल के बाद, यानी ये आज और आज से 5 साल के बाद गैप ये हो रहा है। यानी हमारा क्वेश्चन में अगर देखें तो 5 साल का गैप है और रेशो की अगर मैं बात करूं तो 3 का है, क्वेश्चन वाली ऊपर अपनी वाली नीचे, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास। और जिसके क्वेश्चन में पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। किसका पूछा है, उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात करें, मदर की और डॉटर की वर्तमान आयु में डिफरेंस ज्ञात करें। 21 और 3 डिफरेंस कितने का बताओ, 21 और 3 18 का, तो 18 की वैल्यू निकाल दो। डिफरेंस निकालना है, मदर और डॉटर की एज का डिफरेंस निकालना है, तो 5/3 को मल्टीप्लाई 1 की वैल्यू आने के बाद जिसकी भी निकालनी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। 3 से कट जाएगा 6 टाइम और ये आ जाएगा 30 years, तो ये अपना आंसर हो जाएगा।
30 ईयर्स का डिफरेंस है मदर और डॉटर की। अगर आपसे ये पूछता कि नहीं हमें तो मदर की बताओ, तो मदर की अगर पूछता तो इंटू करते 21 से, समझ रहे हो। अगर डॉटर की एज पूछता प्रेजेंट एज, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू आने के बाद जिसकी वैल्यू पूछे उससे ही मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 70। ये चीज मैं आपको पहले समझा चुका था, अब फिर से समझा दिया। और कंपैरिजन करना आपको आता ही होगा। यहाँ पर 3 का डिफरेंस आ रहा है, क्वेश्चन में 5 का, तो 5 जो है 3 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू आ गई, जिसका पूछे उससे मल्टीप्लाई करना। क्वेश्चन नंबर 18 करिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिश करें करने की। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए क्वेश्चन को आराम से और कोशिश कीजिए करने में। ए, बी और सी के बीच में 31,866 रुपए की राशि को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए और बी के भागों का जो अनुपात है वो 9:8 है और ए और सी के भागों का अनुपात 4:5 है। तो बी का भाग आपको बताना है क्या होगा। देखो आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ यहां से, क्या आपको ए, बी और सी, ए रेशो बी जो दिया हुआ है वो कितना गिवन है, 9:8, ठीक है। और यहां से ए रेशो अगर सी की मैं बात करता हूं तो वो कितना गिवन है, 4:5। देखो सबसे पहले आपके पास ए अनुपात बी अनुपात सी होना जरूरी है, तभी आप कर पाओगे क्वेश्चन। ए अनुपात बी अनुपात सी होना आपके पास जरूरी है। तो मुझे ये बताओ आप लोग यहां पर, क्या ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना आपको आता है क्या। कभी भी अगर रेशो आपको बनाना हो ना, ध्यान रखना, तो यहां पर क्या चेक करते हैं, ए अनुपात बी और ए अनुपात सी। वेरिएबल चेक करते हैं कि वेरिएबल जो है वो कौन सा है। यहां पर अगर देखो मैं कौन सा 2 बार आ रहा है, ए जो है ए की वैल्यू ऊपर तो 9 है देखो, और नीचे ए की वैल्यू कितनी, 4। ऊपर 9 है नीचे 4 है, ये दोनों वैल्यू इक्वल होनी जरूरी है। तो दोनों वैल्यू इक्वल करने के लिए मुझे 4 से तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे ये बताओ ए रेशो बी जो है वो कितना बन जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये 36 हो जाएगा और ये आ जाएगा 32। और 4 को मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पूरे रेशो को ही करना पड़ेगा 9 से, 36 हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा 9 × 5 45। तो आप देखोगे यहाँ से ए रेशो सी आ चुका है और ए रेशो बी आ चुका है नया, जिसमें ए की जो वैल्यू है 36 है। कभी भी 2 वेरिएबल अगर अलग अलग आते हैं, जैसे आपको कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन देखा होगा, ए अनुपात बी 3:4 है और बी अनुपात सी जो है वो 2 इस तरीके से 5 लिखा हुआ है। तो ए बी सी का अनुपात, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन दिखाई देते हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि कभी भी कोई सा आपको तरीका ये सीखना है कि जो वेरिएबल रिपीट हो रहा है ना भाई बी, उसकी वैल्यू इक्वल करनी चाहिए। बी की वैल्यू यहाँ कितनी, बी दूसरे नंबर पर 4 है, बी यहाँ पहले नंबर पर 2 है, तो दोनों की वैल्यू बराबर करने के लिए केवल इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4:10 हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, इस तरीके से। तो फिर ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू फिर देख कर रख देंगे। जैसे इसमें अगर मैं बात करूं अब इतना करने के बाद, तो मुझे यहां से बता दो ए की वैल्यू कितनी है, 36। चाहे ऊपर से देख लो चाहे नीचे से देख लो सेम। बी की वैल्यू ए की जगह लिखा हुआ 32 और सी की वैल्यू कितनी, 45। ए बी और सी की वैल्यू निकालने के बाद ए बी सी के बीच में इतने रुपए बांटने, तो कुल रुपए क्वेश्चन में दिए हुए हैं, कुल क्वेश्चन में दिए हुए हैं, कुल आप भी देख लीजिए कितना है, आपका कितना है। क्वेश्चन का दिया हुआ है वो तो ये रहा 31866 और आप वाला नीचे लिखेंगे। टोटल क्वेश्चन का वो है, अपना टोटल कितना है 36, 32 और 45, सभी को ऐड करोगे तो 8 और 5 13 यहाँ से, और ये आ जाएगा 5 3 8 और 8 और 3 कितना होता है 11, 113। और ये उसकी वैल्यू आ गई, इंटू कर देंगे जिसकी वैल्यू पूछी, बी का भाग पूछा है तो बी का अनुपात कितना है 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने पास बी की वैल्यू आ जाएगी। सोल्व कर लेंगे अपना आंसर आ जाएगा। 133 से ये 113 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। इससे इसको डिवाइड कीजिए भाई, ये 2 टाइम्स जाएगा है ना। 113 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा और ये आ जाएगा 226, और उसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास 2 बचेगा, और 11 में से 2 अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पर 9 बच जाएगा है ना। तो 92 और ये 6, अब कितनी बार जाएगा, 9 बार, 8 बार, 8 टाइम्स जाएगा ये। तो डिवाइड करना ही पड़ेगा भाई, यहाँ से आ जाएगा 8 टाइम जब जाएगा तो ये आ जाएगा यहाँ से 24 2 80 904, यानी कि ये बच जाएगा यहाँ पर 22 और 6 226।
और 226 आ जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स और चला जाएगा ये, तो 282 आ जाएगा यहाँ से। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो, और 282 को 32 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे कि 2 × 2 4, जिस एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 है, तो 9024 ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, इतने रुपए ये अपना आंसर। बस गुणा करना है, भाग देना है, इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। ये तो कर लोगे कि 19 नंबर तो एकदम आसान है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो मैं करवा चुका हूँ। हाँ भाई, कर लोगे क्या? एक दो क्वेश्चन आप खुद भी किया करो। 1.8 और 3 मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं बताओ? बताओ, अब डायरेक्ट निकालूंगा यहाँ पर। 1.8 × 3 मीन प्रोपोर्शनल के दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से 18/10 आ जाएगा और गुणा में 32/10, तो गुणा कर लो इसको। ऊपर गुणा करोगे तो कितना आएगा यहाँ से? 18 × 36, 3 18 × 54 और 3 57 बटे में 100। 576 का 24 होता है और 100 का 10 होता है, ठीक है। गुणा करके नहीं, 576 का वर्गमूल कितना होता है? 24 और 100 का कितना होता है? 10, 2.4। 5 और 3 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं बताओ? थर्ड प्रोपोर्शनल याद है क्या लास्ट क्लास? b²/a याद रखा करो भाई। b², 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 9/5 ये हो जाएगा। और क्या पूछा है इनमें? अंतर पूछा, डिफरेंस पूछा, तो डिफरेंस निकाल दो। यहां से भाग दे लो, 5 से 5 × 5 4 बच गए, 40, 1.8 डिफरेंस पूछा है। कुछ भी पूछ सकता है बाद में, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे? रेशो पूछा था। यहाँ 2.4 और 1.8 का डिफरेंस पूछा है, तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 18 और 6 24 होते हैं ना, 0.6 आ जाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। ये लो। तो मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं? अंडर रूट में दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं? b²/a इस तरीके से निकालते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी भाई, तभी आप कर पाओगे। और एकदम आसान है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही आसान चैप्टर है। ये बात आपके दिमाग को समझा देना कि हाँ ये एकदम आसान चैप्टर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट और अपना अंतिम क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़ा मजा आ रहा होंगे पढ़ने में। साथ साथ आप इस तरीके से पढ़ते रहा करो चैप्टर्स को, इससे क्या आपको अभी से तैयारी में आपके 4 चांद लग जाएंगे भाई। बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, बहुत शानदार तैयारी हो जाएगी। और ये सब कुछ करने के बाद अपन फिर ना टेस्ट वगैरह के लिए और कुछ करेंगे, मतलब बहुत सारी प्लानिंग करेंगे, आपको एक निश्चित सफलता की ओर अग्रसर करेंगे। मजा आएगा आपको वास्तव में। चलिए ये क्वेश्चन और देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़िए, एज का क्वेश्चन है ये, कर लेते हैं इसको, और एज के क्वेश्चन अपन अलग से भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलिए करिए क्वेश्चन। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दिया हुआ है, और अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये होगा। देखो आगे बाद में पढ़ेंगे, अभी ये क्वेश्चन इतना पढ़िए। ए और बी, इसकी एज का जो रेशो है 7:8 दिया हुआ है प्रेजेंट एज का। प्रेजेंट एज का मतलब वर्तमान आयु का। और 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष बाद, आफ्टर 6 ईयर्स उनकी एज कितनी हो जाएगी बताओ भाई? 8:9। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे मेरे भाई, सुनो, 7 से 8 हुआ, कितना इंक्रीज हुआ? 1। और 8 से 9 हुआ, कितना इंक्रीज हुआ? 1। अगर ये डिफरेंस सेम आता है, जो कि इस क्वेश्चन में आया, पिछले वाले में नहीं आया था, अगर ये डिफरेंस सेम आता है ना भाई, तो यहां से अपन कहेंगे हमारे हिसाब से तो 1 साल बढ़ रही है, 1 साल बाद की बात कर रहे हैं रेशो के हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन में कितने साल की बात कर रहा है? 6। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 वर्ष। और 1 की वैल्यू अगर 6 वर्ष है, तो आपको अगर प्रेजेंट एज निकालनी है ए की, तो प्रेजेंट एज ए की कितनी हो जाएगी? 7 × 6 कितना आ जाएगा? 42 ईयर्स। और अगर आपको प्रेजेंट एज निकालनी है बी की, तो यहां से 8 × 6 कर देंगे। ये आसान हो जाता है उस टाइम में। लेकिन ध्यान रखना, जब अगर ये डिफरेंस सेम नहीं आता, तब पता है क्या करते हैं? अब याद होगा आपको, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों का, और फिर कोस मल्टीप्लाई करके तब करते हैं। ये समझाना चाह रहा हूं मैं इतनी देर से। अब तो उम्मीद करता हूं तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अभी मैंने केवल इतना ही पढ़ा था क्वेश्चन, अब आगे पढ़ता हूं। यदि सी की जो वर्तमान आयु है वो ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है। सी की कितनी है? प्रेजेंट एज सी की कितनी बताओ? प्रेजेंट एज ऑफ सी, सी की वर्तमान आयु कितनी है? ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है। ए की कितनी है? 42। तो 42 से 10 वर्ष अधिक कर दो, 52 वर्ष हो गए इसकी। तो क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन?
तो सी की वर्तमान आयु बताओ क्या होगी, तो सी की वर्तमान 52 वर्ष। मैंने तो कुछ किया ही नहीं भाई, अपने आप ही हो गया क्वेश्चन, जो दिया हुआ था डिफरेंस को बराबर कर दिया, एक की वैल्यू आने के बाद प्रेजेंट एज ए की निकाल ली मैंने, बी की निकाल ली, ये ए और बी की आ गई। क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी, सी की पता है कितनी वर्तमान आयु, ए की से 10 साल ज्यादा है तो 52 साल का हो गया भाई, ये 42 का तो 52 का ही होगा। बस ये आपके क्वेश्चंस थे 20 क्वेश्चन। तो आप इनको बार बार देखना, पढ़ना आराम से, और ज़रूर आप जब देखोगे तो समझ में आएंगी ये चीज़ें ना। और अपन ऐसी एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें टॉपिक वाइज कंप्लीट जो है उसका बेसिक से पूरा स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल आप ये पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस यही कहूँगा मैं तो। और स्वस्थ रहिए, थोड़ा व्यायाम योगा किया करें। और चैनल अगर आप नए हैं तो मैं बार बार यही बात कहूँगा, एक लाइक जरूर किया करो, कमेंट कर दिया करो अच्छे अच्छे, बढ़िया बढ़िया, आपको पसंद अगर आ रहा है तो, ठीक है ना। कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगता है वीडियो का, कहाँ पर आपको ज़्यादा पसंद आया, कहाँ कौन सा क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया, है ना। इस तरीके की चीज़ें आप बताया करो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।